हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। मैं प्रज्ञा आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स यहाँ प्रोवाइड करती हूँ एंड आज भी हम 23 फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलिए, एंड लाइक आई ऑलवेज से कि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार की कोई खेद रहा हो मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी सवाल में, तो आप प्लीज मुझे रिवर्ट बैक करिए एज सून एज पॉसिबल। एंड हमारा कमेंट सेक्शन, हमारे बैंकिंग ड्रीम्स चैनल का कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है। ओके, चलिए आते हैं आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज हमसे क्या पूछ रहा है। So, our very first question of the day is, according to Bureau of Energy Efficiency data, which is the leading state or union territory in EV infrastructure development? पढ़ने में थोड़ा सा लंबा सवाल है बट इजी है। आज का सवाल हमसे पूछ रहा है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की एक रिपोर्ट आ चुकी है। इसके द्वारा एक डेटा जारी किया गया है। किसका? ईवी का। ईवी हमारा होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, ईवी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा एक डेटा जारी कर दिया गया है और उस डेटा में बताया गया है कि अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट के बेसिस पे हमें ये बताना है कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन सी लीडिंग स्टेट या लीडिंग यूनियन टेरिटरी है। लीडिंग किस केस में? किस स्टेट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा रैपिडली हो रहा है, तेज हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शंस हमारे। कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो ऑप्शन देखने से पहले, हमारी करेक्ट ऑप्शन को जानने से पहले बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की। देखिए, हमारी कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। लैंग्वेज यहाँ प्रयोग में लाई जाती है, भाषा बोली जाती है कन्नड़ भाषा। और फेमस फोक डांस कौन सा है कर्नाटका का? तो यक्षगाना। यक्षगाना फेमस फोक डांस है। यहाँ बात चल रही है कर्नाटका की। करंट चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के सिद्धरमैयम। सिद्धरमैया। क्लियर? मैं प्रॉपर नेम लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड फेमस नेशनल पार्क्स, फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं कर्नाटका में? तो एक का नेम है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है, फर्स्ट वन। एंड सेकंड इज बांदीपुर नेशनल पार्क। क्लियर? देन बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली की फेमस फोक डांस है हमारा कथक। अरविंद केजरीवाल जी करंट चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। ओके, एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए, देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है हमारी लखनऊ। यहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो यहाँ की मेन भाषा है अवधी बोली प्रयोग में लाई जाती है या भोजपुरी भाषा। सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? करंट सीएम कौन है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी। नेशनल पार्क फेमस कौन से हैं यूपी में? दुधवा नेशनल पार्क और रजाजी नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। भाषा बोली जाती है लैंग्वेज तमिल। फोक डांस, फेमस फोक डांस ऑफ तमिलनाडु भरत नाट्यम। क्लियर? करंट सीएम कौन है तमिलनाडु के? एम के स्टैलिन। एंड नेशनल पार्क्स कौन से हैं फेमस नेशनल पार्क्स इन तमिलनाडु? विंडू नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। क्लियर है इतना? हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। बोली बोली जाती है कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है? गुजराती। करंट चीफ मिनिस्टर गुजरात के हैं भूपेंद्र भूपेंद्र भाई। यहाँ भूपेंद्र और भाई अलग है, भूपेंद्र भाई पटेल। क्लियर? एंड नेशनल पार्क्स, फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं गुजरात के? तो गिर नेशनल पार्क एंड वशदा नेशनल पार्क। ठीक है, इतनी बात हो गई
अब आते हैं हमारे सवाल पे वापस। हमारा सवाल हमसे पूछ रहा था कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की एक डाटा जारी किया गया, एक रिपोर्ट आ गई है, उसके हिसाब से बता दीजिए सिंपली कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डेवलपमेंट में, उनके मैन्युफैक्चरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी लीडिंग है। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे कर्नाटका। क्लियर है। देखिए, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, ये इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से पूरा नाम है इसका, इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्लियर। इसके आगे बात करते हैं। देखिए, हमें पता चला कि कर्नाटका लीडिंग स्टेट है किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कर्नाटका के पास टोटल 3.31 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेजेंट है। मतलब कर्नाटका में अभी जो प्रेजेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 3.31 लाख। और 5059 चार्जिंग स्टेशन है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन भी इंस्टॉल किए जाते हैं। सो कर्नाटका में प्रेजेंटली 5059 चार्जिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। दिल्ली में ये संख्या, ईवीज की संख्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या है 2.74, और यहाँ टोटल 1886 चार्जिंग पोर्ट्स बन चुके हैं, चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं। बात हो रही है हमारी दिल्ली की, न्यू दिल्ली की। यूपी में करेंटली 7.45 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेजेंट हैं, यूज में लाए जा रहे हैं, और 583 चार्जिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। तमिलनाडु में 2.20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये लाख की बात हो रही है, 2.2 लाख, और टोटल 643 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिए गए हैं। क्लियर है इतना। सो यहाँ हमारा लीडिंग स्टेट है, हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ कर्नाटका। और इसी के साथ विद 4281 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, बेंगलुरु के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स हैं। कितने, 4281 चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है बेंगलुरु की। एंड 85% ऑफ टोटल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट का, वो बेंगलुरु में ही प्रेजेंट है। मतलब कर्नाटका में जितने टोटल चार्जिंग स्टेशन हैं उसमें से 85% चार्जिंग स्टेशन कहाँ अवेलेबल है, बेंगलुरु में। क्लियर। और यूपी हमारा, यूपी लीड कर रहा है करेंटली पूरी कंट्री को विद 7.45 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्लियर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इस सवाल में एक ट्रिक थी। हमसे यहाँ पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डेवलपमेंट हो रही है, मतलब लगातार प्रोग्रेस हो रही है उनके नंबर्स में, वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा होती पाई गई है। तो इस स्टेट का नाम है कर्नाटका, पर प्रेजेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहाँ बताए गए हैं, उत्तर प्रदेश में। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड आशा किरण स्कीम। आशा किरण स्कीम नाम की, आशा किरण नाम की एक स्कीम स्टार्ट की गई है। ये इनमें से किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या गोवा। जैसा कि हमारा हमेशा का रिचुअल रहा है, हम पहले स्टैटिक पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इज द कैपिटल ऑफ केरला। यहाँ पे भाषा प्रयोग में लाई जाती है मलयालम। फोक डांस ये भाषा है। अब फोक डांस का नाम मैं लिख दे रही हूँ। फोक डांस यहाँ का फेमस है कथकली। क्लियर। चीफ मिनिस्टर, करेंट चीफ मिनिस्टर कौन है केरला के, हिज नेम इज पिनरई विजयन। क्लियर। एंड नेशनल पार्क्स, ये केरला की बात हो रही है। फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं केरला के, मथी केतन, मथी केतन, चोला नेशनल पार्क एंड पेरियर नेशनल पार्क। ये दो अलग अलग नाम है, मथी केतन चोला नेशनल पार्क एंड सेकंड इज पेरियर नेशनल पार्क। क्लियर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। केरला की बात हम बात करेंगे गोवा की। फिफ्थ ऑप्शन हमारा, कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, पणजी तो कोई भी नहीं भूल सकता आई गेस। कोंकणी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। फेमस फोक डांस कौन है, कौन से हैं गोवा के, फुगड़ी एंड ढालो। करेंट चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के, तो करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज प्रमोद सावंत, मिस्टर प्रमोद सावंत। क्लियर।
देखिए, कर्नाटका की हम बात नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में अपने कर चुके हैं, तमिलनाडु की बात भी हम कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की बात भी हम कर चुके हैं। सो हम इन्हें दोबारा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन पे। तो आर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज कर्नाटका। अर्थात आशा किरण नाम की जो एक स्कीम स्टार्ट की गई है वो किस स्टेट में स्टार्ट की गई है? कर्नाटका स्टेट में। कर्नाटका के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, सिद्धरमैया करंट चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के। इनके निर्देशन में इस स्कीम को आशा किरण नाम की स्कीम लॉन्च की गई है। और ये आशा किरण, किरण, रोशनी, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो आशा किरण स्कीम बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? ये एक प्रकार का आई केयर की स्कीम है, आंखों की देखभाल की स्कीम है, जो कि आपके घर, आपके डोर स्टेप पे आकर आपकी आंखों के चेक करेंगे और फर्दर प्रोसीजर्स वगैरह आपके लिए किए जाएंगे आंखों के लिए अगर कोई कमी पाई जाती है। तो आई केयर एट योर डोर स्टेप स्कीम है ये एक प्रकार की, क्लियर है। और ये स्कीम किसके अंडर में चलाई जा रही है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में चलाई जा रही है? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। देखिए, अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद है या आपको देखने में दिक्कत हो रही है या आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, कम हो रही है, इस प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत है, तो आपके डोर स्टेप पर आकर आपकी चेक की जाएंगी आंखें और फर्दर प्रोसीजर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि फ्री आई केयर प्रोवाइड की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके सारी फैमिलीज को, क्लियर है। देखिए, इसमें क्या होगा कि डोर स्टेप पे चेकअप्स किए जाएंगे, डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट किए जाएंगे, और अगर आपको स्पेक्स की नीड है तो आपकी पावर की स्पेक्स आपके लिए बनाई जाएंगी। या फिर आपको अगर कोई कैटरेक्ट, आपकी आंखों में कैटरेक्ट प्रॉब्लम है, तो आपकी सर्जरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी इस स्कीम के अंडर। देखिए, कर्नाटका जो है हमारी करेंटली, कर्नाटका की बात यहाँ कर्नाटका की हो रही है ना, तो कर्नाटका की जो करंट पॉपुलेशन है वो ओवर 6.5 करोड़ है। कर्नाटका कैरी करता है 6.5 करोड़ से भी ऊपर की पॉपुलेशन। एंड कर्नाटका जो है वन ऑफ द वेल परफॉर्मिंग स्टेट है आई केयर के टर्म में। मतलब अगर आई केयर की बात की जाए तो कर्नाटका में काफी अच्छी अच्छी स्कीम्स आती रहती है। सो कर्नाटका को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स बताया गया है हमारी इंडिया का इन टर्म्स ऑफ आई केयर। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where has the government of India formally launched the fourth phase of Indian housing project recently? हमारी GOI भारत सरकार द्वारा फोर्थ फेज लॉन्च कर दिया गया है इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट का। मेन थिंग इज इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट। कहाँ ये फोर्थ फेज कहाँ पे लॉन्च किया गया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स या फिर बांग्लादेश। तो लाइक आर रिचुअल, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जान लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट वन है श्रीलंका। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका कैपिटल इज कोलंबो। यहाँ पे करेंसी कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? सो करेंसी है श्रीलंकन रुपी। लैंग्वेज जो बोली जाती है श्रीलंका में, सिन्हला बोली बोली जाती है, या फिर तमिल भाषा का प्रयोग भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन करती है। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है श्रीलंका के? करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इज दिनेश गुना वर्धना। क्लियर। और श्रीलंका देखिए क्यों फेमस है? क्योंकि रिच बुद्धिस्ट कल्चर है यहाँ पे। यहाँ पे बुद्धिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, बुद्धिज्म सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। क्लियर इज दैट। नेक्स्ट इज नेपाल। नेपाल की कैपिटल है हमारी काठमांडू। यहाँ पे कौन सी करेंसी प्रयोग में लाई जाती है? सो द करेंसी ऑफ नेपाल इज नेपालीज रूपी। लैंग्वेज बोली जाती है नेपाली। करंट पीएम कौन है नेपाल के? सो करंट पीएम ऑफ नेपाल इज पुष्पा कमल दहल। क्लियर। और नेपाल क्यों फेमस है फ्रेंड्स? क्योंकि नेपाल जो है लॉर्ड बुद्ध की बर्थ प्लेस है। किसकी? लॉर्ड बुद्ध की बर्थ प्लेस है क्या? नेपाल। देन हाईएस्ट पीक, हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक भी प्रेजेंट है, सबसे ऊंची चोटी नेपाल में प्रेजेंट, और इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए, भूटान की। भूटान की कैपिटल है हमारी टिम्फू। यहाँ पे करेंसी क्या प्रयोग में लाई जाती है? करेंसी का नाम कुछ अजीब सा है, पर हाँ हम याद कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है। इट्स नेगोल्ट्रम। क्लियर। लैंग्वेज बोली जाती है दुजुंका। प्राइम मिनिस्टर है करंट भूटान के
शिरिंग तोब्गे, शिरिंग तोब्गे करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। देन बात आती है हमारी मालदीव्स की, जो कि हालांकि रिसेंट में अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा था। मालदीव्स में कैपिटल है, मालदीव्स की कैपिटल है मेल, और यहाँ पे करेंसी कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? मालदीवियन रुपया। इट्स नॉट रुपया, इट्स रुपया। लैंग्वेज बोली जाती है दिवेही। ये पूरा एक है, मालदीवियन रुपया, कैपिटल है दिवेही। क्या है? हमारी लैंग्वेज है जो कि मालदीव्स में बोली जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। करंट प्रेसिडेंट कौन है मालदीव्स के? तो हिज नेम इज मोहम्मद म्यूजू, मोहम्मद म्यूजू, करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ये अपनी कुछ स्टेटमेंट्स जो कि इन्होंने भारत के लिए दी थी, इनके कारण भी बहुत ज्यादा न्यूज में अभी रहे हैं इन अ निगेटिव मैनर। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेशी बोली बोली जाती है, बांग्लादेशी टका करेंसी प्रयोग में की जाती है, लाई जाती है, पार्डन फॉर दिस। बंगाली बोली बोली जाती है। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश के? शेख हसीना। ठीक है, शी इज अ फीमेल। शेख हसीना इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज श्रीलंका। मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट का 4th फेज है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? श्रीलंका में। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? कंस्ट्रक्शन की जाएगी, तकरीबन 1300 हाउसेस की कंस्ट्रक्शन की जाएगी इस इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के चौथे फेज में, चौथे चरण में। और अंडर 4th फेज ऑफ इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट ये हमारा कहाँ चलेगा? कोलंबो, श्रीलंका में। क्लियर? और ये कब लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स? 20 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ है। और हमारे इंडियन हाई कमिश्नर संतोष झा ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, अलोंग विद जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? रोलन विक्रमे सिंघे। क्लियर? रोलन विक्रमे सिंघे। देखिए, इस सेंटेंस का ये मतलब था कि जो इंडियन हाई कमिश्नर है जिनका नाम संतोष झा है, उनके साथ साथ जो हमारी श्रीलंका की प्रेसिडेंट है रोनल विक्रमे सिंघे, इन दोनों ने कोलैबोरेटिव तरीके से पार्टिसिपेट किया था। मतलब इन दोनों की प्रेजेंस में ये हमारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था जो इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट का 4th फेज। इसके अंतर्गत क्या होगा फ्रेंड्स? हाउस बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे, इनका कंस्ट्रक्शन होगा इन 45 प्लांटेशन एस्टेट्स इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन श्रीलंका। देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या किया जाएगा? घर बनाए जाएंगे तक इन 45 प्लांटेशन एस्टेट्स में। कहाँ पे? तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ श्रीलंका। क्लियर है ना? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट दी थी कि वो तकरीबन 10,000 हाउस बनाएगी, जो कि किसके लिए होंगे? जो इंडिया से ओरिजिनेटेड तमिल प्लांटेशन वर्कर्स हैं। प्लांटेशन वर्कर्स जो है, हमारी प्लांटेशन में जो खेती होती है, इसमें जो हमारे तमिल ओरिजिन के लोग हैं, तमिल ओरिजिन के वर्कर्स हैं, उनके लिए तकरीबन 10,000 घर बनाए जाएंगे, कमिटमेंट की। और फेज 4 जो है, फेज 4 की जो इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के फेज 4 की जो अनाउंसमेंट है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी। कब? सन 2017 में। और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी तभी रखा था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था हमारा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीता रमन के द्वारा, नवंबर 2023 में। देखिए, 2017, सन 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि इस इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा, घर बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन होगी घरों की। और नवंबर 2023 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। क्लियर है इतना? और ये जो हमारा इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत इस 4th फेज में हमारी सरकार ने कमिटमेंट दी है कि 60,000 घर बनाएगी। कमिटमेंट ली गई है, 60,000 घर बनाए जाएंगे हमारी भारत सरकार द्वारा
श्रीलंका में, श्रीलंका के जो हमारे जो इंडियन ओरिजिन के तमिल वर्कर्स हैं, प्लांटेशन वर्कर्स हैं, जो कि श्रीलंका में कार्यरत। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। Which country has recently become a new member of the International Solar Alliance? देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग हुई थी, और इसके साथ साथ एक सवाल हमारे आगे अब आया कि इन 5 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जो कि एक नई मेंबर बनी है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हम बताएंगे आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता क्या है। उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। माल्टा, शेल, अल्बेनिया, कतर या फिर रोमानिया। तो आज पहले देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन इज माल्टा। क्लियर? मतलब माल्टा जो है कंट्री, ये एक नई मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। चलिए पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जान लेते हैं। लाइक ऑलवेज माल्टा की बात करते हैं। इसकी कैपिटल है वेलेटा। वेलेटा इज द कैपिटल ऑफ माल्टा। करेंसी प्रयोग में लाई जाती है यूरो। करेंट प्रेसिडेंट कौन है माल्टा के? यहाँ प्रेसिडेंट का नाम लिखती हूँ मैं। करंट माल्टा के जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज वेला। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है माल्टा के? तो हिज नेम इज रॉबर्ट अबेला। बहुत इजी याद करना, जॉर्ज वेला, रॉबर्ट अबेला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज चेल, कैपिटल सेंटियागो। करेंसी कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? चिलियन पेसो। करंट प्रेसिडेंट कौन है चेल के? गैब्रियल बॉरिक पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है अल्बेनिया। अल्बेनिया की कैपिटल है तिराना। अल्बेनियन लेक करेंसी है कहाँ की? अल्बेनिया की। क्लियर? देन यहाँ भाषा प्रयोग में लाई जाती है अल्बेनियन बोली बोली जाती है। करंट प्राइम मिनिस्टर एदी रामा। एदी रामा करंट प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? अल्बेनिया। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट कतर। कतर की कैपिटल है दोहा। करेंसी है कतरी रियाल। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है कतर में? अरेबिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है कतर की? सो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर इज मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसिम अल थानी। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसिम अल थानी। क्लियर है? देन हमारे पास हमारा फिफ्थ ऑप्शन है, दैट इज रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। लैंग्वेज बोली जाती है रोमानियन भाषा प्रयोग में लाई जाती है, और यहाँ पे करेंसी क्या है? रोमानियन ल्यू। क्लियर? प्राइम मिनिस्टर कौन है करंट रोमानिया के? मार्केल थियोलस। मार्केल थियोलस। क्लियर? देखिए, अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की। तो हमारा सवाल मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं। तो हमसे ये पूछ रहा था कि कौन सी कंट्री नई मेंबर बनी है ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था माल्टा। माल्टा नई मेंबर बन चुकी है। देखिए, माल्टा बेसिकली फ्रेंड्स हमारी सेंट्रल मेडिटेरियन कंट्री है। मेडिटेरियन रीजन की कंट्री है, सेंट्रल एरिया की। तो इट्स अ सेंट्रल मेडिटेरियन कंट्री नेम्ड माल्टा। हमारे भारतवर्ष ने वेलकम किया है माल्टा को इस एज अ मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये 119th कंट्री, 119th मेंबर बनी है इस अलायंस की। मतलब इससे पहले 118 कंट्रियां पार्टिसिपेट करती थी इस अलायंस में, इस अलायंस का पार्ट थी। क्लियर? मैं यहाँ एक नेम लिख रही हूँ, क्रिस्टोफर कुटेंजर। ये कौन है? क्रिस्टोफर कुटेंजर कौन है? ये परमानेंट सेक्रेटरी हैं, परमानेंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। ये जैसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसके हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं। तो वैसे ही क्रिस्टोफर गुटेंजर जो है हमारे, ये परमानेंट सेक्रेटरी मिनिस्टर हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स माल्टा के। इन्होंने साइन किया है आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट
और इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है न्यू दिल्ली में आके, और अब ये पार्ट बन चुकी है माल्टा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म का काम करती है सोलर रिसोर्सेज के कॉपरेशन के लिए। मतलब अलग अलग कंट्रीज मिलती हैं, जितनी भी सोलर रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनमें नई टेक्नोलॉजीज क्या इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, या फिर एड्रेस करती हैं कंट्रीज, बताती हैं कि हमें सोलर पैनल्स हुए चाहे या अदर एडवांसमेंट्स की क्या नीड है, क्या कुछ नया किया जा सकता है, सो दैट उनकी जो स्पेशल एनर्जी नीड्स है ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके और स्पेशल एनर्जी नीड्स फुलफिल की जा सके डिफरेंट कंट्रीज की। देखिए ये जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस था ये स्टेब्लिश हुआ था सन 2015 में। इसके करंट हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम में, गुरुग्राम इंडिया में। और डायरेक्टर जनरल कौन है, ISA के डायरेक्टर जनरल का नाम है अजय माथुर। क्लियर है इतना। और ISA के एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया फ्रांस के बीच में। ISA सिर्फ इंडिया का अकेला नहीं है, जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और ये इनिशिएटिव किसकी प्रेजेंस में लिया गया था, फ्रांस के जो फॉर्मर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के भी, मतलब जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रेजेंट थे, और जो फॉर्मर पहले के प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, जिनका नाम था फ्रेंकोइस होलियंडे। फ्रेंकोइस होलियंडे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर फ्रेंकोइस होलियंडे, इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, और तभी से हमारा 2015 में स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्लियर है। और ये साइन कब किया गया था, ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज COP21 के टाइम पे ये अलायंस साइन की गई थी इंडिया और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में। ठीक है। और ये COP21 कहाँ हुआ था, ये UN क्लाइमेट चेंज COP21 हमारा हुआ था पेरिस में। 21st एडिशन की बात हो रही है, पेरिस फ्रांस। ठीक है। और इसमें एक डिसीजन ये लिया गया था कि आगे हमेशा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो प्रेसिडेंट कंट्री रहेगी वो होगी इंडिया, और को प्रेसिडेंट कंट्री रहेगी फ्रांस। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे आज पूछ रहा है, थोड़ा सा पढ़ने में लेंदी है बट इजी है। विच मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम। इन 5 ऑप्शंस में से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऑब्टेन किया जा सके या खरीदा जा सके, मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज जब खरीदी जाती हैं या ऑब्टेन की जाती है किसी बिजनेस पर्पस के लिए, तो उस काम करने को, उस खरीद को कहा जाता है प्रोक्योरमेंट। तो हमारी मिनिस्ट्री इनमें से कौन सी है जिसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट BEL के साथ, ताकि वो गुड्स या सर्विसेज को ऑब्टेन कर सके या परचेज कर सके ऑफ 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम्स। देखिए शक्ति वॉरफेयर, वॉरफेयर सिस्टम्स क्या होते हैं, जब भी हमारा युद्ध होता है, वॉर होती है, तो उसमें अलग अलग मिसाइल्स मानिए इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। ठीक है। सो इसको एज अ होल क्या कहा जाता है, वॉरफेयर। वॉर में हमारे इस्तेमाल होने वाले जो भी हमारे पास मिसाइल्स हुई या अदर इक्विपमेंट्स। क्लियर। तो देख लेते हैं, हमारे पास 5 मिनिस्ट्रीज के नेम अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है फ्रेंड्स, इसके जो करंट हेड है या करंट CEO है उनका नाम है बदम रवि। BEL की बात हो रही है यहाँ पे। और इसके करंट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, बेंगलुरु। क्लियर। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद BEL फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम। ठीक है। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा समझा देती हूँ कि हमारी शक्ति वॉर, अब यहाँ वॉरफेयर सिस्टम की बात होती है ना, मैं बताती हूँ शक्ति वॉरफेयर सिस्टम क्या है हमारी। तो शक्ति वॉरफेयर सिस्टम हमारा प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मॉडर्न रेडार्स या फिर जो एंटी शिप मिसाइल्स हुई, ताकि मैरीटाइम बैटलफील्ड में सरवाइव किया जा सके। समझ में आ रहा है आपको। देखिए अब मैं समझाती हूँ। जब भी कोई वॉर होती है
अगर वो वॉर पानी में हो रही है, पानी में जितनी मतलब सी एरिया में जो होने वाली वॉर होती है उसे कहा जाता है मैरीटाइम, मैरीटाइम बैटलफील्ड। ठीक है। अब ये जो सी एरिया में मानिए कोई लड़ाई हो रही है, उसमें आप सरवाइव कैसे करेंगे? आपके पास एडवांस्ड मिसाइल्स होनी चाहिए, या फिर मॉडर्न रेडार्स होने चाहिए, या फिर अगर सामने वाले के पास ये एडवांसमेंट्स हैं तो आपको उसे डिफेंस करने के तरीके आने चाहिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स बनाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स लेयर्स प्रोवाइड करी जाती हैं इस शक्ति वॉरफेयर सिस्टम के अंतर्गत। ये इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स जो हमारे वॉरफेयर इक्विपमेंट्स हैं हमारे भारत देश के, उनके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है, जिससे कि अदर कंट्री के, अगर कोई भी बैटल फील्ड में हमारे पास कोई मिसाइल आ रही है जो कि हमारी शिप के अगेंस्ट है, या फिर कोई मॉडर्न रेडार आ रहा है जो कि हम पे हमला होगा जिसके अंतर्गत, उससे हम सरवाइव कर सकें, उससे हम बच सकें। क्लियर है इतना? देखिए मैं कुछ नेम्स यहाँ बता देती हूँ आपको कि करंट जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हमारे हेड हैं, उनका नाम है राजनाथ सिंह। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात हो रही है। ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो हेड हैं, करंट यूनियन मिनिस्टर अमित, इट्स अमित शाह, नॉट सिंह, इट्स अमित शाह। हेडक्वार्टर है हमारे न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे हेड हैं फ्रेंड्स अश्विनी वैष्णव। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हमारे हेड हैं राज कुमार सिंह। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के हमारे हेड हैं अर्जुन मुंडा। क्लियर? इतना समझ में आ गया आप सभी को? चलिए इसमें हम थोड़ी सी डीप में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए जो हमारा ये शक्ति वॉरफेयर सिस्टम है, ये एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिजाइन है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जो हमारी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है हैदराबाद की, ये शक्ति वॉरफेयर सिस्टम इसी लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद, DERLH, इट्स DERLH के द्वारा ये डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ ये सवाल हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम युविका है, इस प्रोग्राम के बारे में ये सवाल है हमारा, हमसे पूछ रहा है कि मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए आंसर भी बता दिया सवाल का क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। आई वॉन्ट बी आस्किंग दिस वन। तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट युविका। हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि युविका के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं। फर्स्ट इज, it is a residential program offered by the Ministry of Science and Technology. It is available only to graduate students. 3 students from each state or union territory will participate in the program every year. How many of the statements given above are correct? देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शंस थे कि only one, only two, only three, all three या none। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी? हमारी थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि ऐसा क्यों है। देखिए ये जो हमारी प्रोग्राम है जिसे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, युविका, ये युविका प्रोग्राम हमारा किसके अंतर्गत स्टार्ट किया गया है? इसरो द्वारा स्टार्ट किया गया है। हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से रेडी है ये कंडक्ट करने के लिए। किसे? युविका प्रोग्राम को। ये युविका प्रोग्राम है क्या? बेसिकली ये एक लर्निंग या फिर अवेयरनेस फैलाने का, अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रोग्राम है, जो कि स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलेगी, जिससे किस बारे में? स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस साइंस, या फिर जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज दी जाएगी। और यहाँ पे इस युविका प्रोग्राम की जो थीम है वो है कैच देम यंग। कैच देम यंग का मतलब क्या है? कि जब स्टूडेंट्स यंग हैं तभी उनको कैच कर लिया जाए। कैच मतलब तभी उनको इस फील्ड में इंडल्ज कर दिया जाए ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके। ठीक है। और इसमें ये भी कोशिश की जाती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेम बेस्ड करियर बनाएं। स्टेम हमारा होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स। इन 4 स्ट्रीम्स से रिलेटेड ओरिजिन करें और इन 4 स्ट्रीम से रिलेटेड अपना कोई करियर बनाएं। अब देखिए इसके लिए एलिजिबल कौन होता है?
यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत हो गया कि इट इज ओनली अवेलेबल फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी क्या है कि मिनिमम आप 8th क्लास पास कर चुके हो, मतलब आपकी 8th क्लास फिनिश हो चुकी हो, आप करेंटली 9th क्लास में हो। यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन क्यों करेक्ट है? क्योंकि 3 स्टूडेंट हर एक किसी भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर साल। कोई भी 3 स्टूडेंट किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में हर साल। यही वजह है हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। और देखिए इस प्रोग्राम में जो रूरल एरियाज या बैकवर्ड एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल उन पे फोकस किया जाएगा या उन्हें स्पेशल वेटेज प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which edition of Milan naval exercise is being conducted in विशाखापट्टनम? देखिए मिलन नाम की एक नेवल एक्सरसाइज प्रैक्टिस में लाई जाती है, मैं बताऊंगी इसके बारे में आपको। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एडिशन इसका कंडक्ट किया गया है, जो कि अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम में कंडक्ट होना स्टार्ट हुई है, अभी भी चल रही है, अंडर प्रोग्रेस है। 9th एडिशन, 10th, 11th, 12th या फिर 8th? चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो आर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज 12th एडिशन। मतलब मिलन नेवल एक्सरसाइज की 12th एडिशन कंडक्ट हो रही है कहाँ? विशाखापट्टनम में। अब देखिए मिलन, मिलन क्या है हमारी? मिलन की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 ये 19th ऑफ फरवरी को स्टार्ट की गई थी प्रैक्टिस करना इसे, और 27 फरवरी तक चलेगी। 2024 की बात हो रही है, ये पीछे मत चले जाइएगा। ये उम्मीद है फ्रेंड्स कि अब तक की लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक जितने लोग पार्टिसिपेट करते थे या जितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी, जितने वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते थे इस मिलन एक्सरसाइज में, ये उम्मीद जताई जा रही है कि लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इस साल देखने को मिलेगा। तकरीबन 50 या फिर आप कह सकते हैं 50 से ज्यादा फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज पार्टिसिपेट करी। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज का मतलब होता है वो कंट्रीज जिनसे हमारे, जो बाहर की कंट्रीज है, अनदर हमारी कंट्रीज है, पर उनसे हमारे बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। और जो थीम है इस मिलन नेवल एक्सरसाइज की, इस बार की थीम क्या है? फॉरगिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। देखिए इसका थीम ये है कि अच्छी नेवल अलायंसेस बनाई जाएंगी। नेवल अलायंसेस का मतलब जो डिफरेंट नेवीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, उनके बीच में अलायंस क्रिएट की जाएगी, यूनिटी लाई जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए जा सकते हैं ताकि एक सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर बनाया जा सके। मतलब जो हमारी नेवी है या फिर हमारा जो सी एरिया है उसमें हमारी जो नेवी है वो सिक्योरिटी फील कर सके, सिक्योर रह सके, प्रिजर्व रह सके फ्यूचर। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको और इसमें बता दूं कि ये जो हमारी मिलन नेवल एक्सरसाइज थी ना फ्रेंड्स, ये हमारी इंडियन नेवी द्वारा 1995 में स्टार्ट की गई। ठीक है? और यहाँ पे मैंने एक वर्ड आपके लिए कहा था ना कि मिलन एक्सरसाइज हमारी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल्स आएंगे जो कि अपनी अपनी प्रैक्टिस दिखाएंगे, सेमिनार्स की जाएंगी, सोशल इवेंट्स होंगे, स्पोर्ट्स खेले जाएंगे नेवीज के द्वारा अलग अलग कंट्रीज की। तो ये जो टोटल कोलैबोरेटिव एक इनिशिएटिव है मिलन एक्सरसाइज, इसी कारण इसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहा जाता है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये इसका लोगो है इस बार मिलन 2024 का, यहाँ आप पढ़ लिखा हुआ देख सकते हैं, कमेड्रेट कोहेशन कोलैबोरेशन। क्लियर? यहाँ सी बना हुआ है, सी। ठीक है? चलिए ये हमारी इंडियन नेवी की ड्रेस कोड है। आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लेंथी क्वेश्चन ऑफ द डे बट इजी वन। President Draupadi Murmu gave her assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024, aimed at preventing malpractices in government recruitment examination. As per the bill, committed offence will be punishable with imprisonment between 3 to 10 years and a fine up to rupees कितना? तो ये हमारा सवाल हमसे कह रहा है कि जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं,
द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है हमारी, उन्होंने एसेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऑफिशियल एग्रीमेंट जारी किया है। एसेंट मतलब होता है एक ऑफिशियल एग्रीमेंट जारी किया है जो हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, मतलब जो हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब होता है हमारे जो सरकारी पेपर होते हैं, हिंदी में आप ये समझ सकते हैं, इनमें उन्होंने अपना एक ऑफिशियल एग्रीमेंट जारी किया है जिसे कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल कहा गया है। मतलब अनफेयर मीन्स का मतलब होता है जैसे चीटिंग करा देना, पेपर लीक कर देना, इस सब से बचाने के लिए एक बिल जारी किया है, बिल पास किया है 2024 में, जिसका एम भी यही है कि किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जैसे हमारा चाहे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम हो गया या एसएससी हो गया, इनमें किसी प्रकार की माल प्रैक्टिस ना की जा सके, जिनका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस बिल के अंतर्गत अगर कोई भी ऑफेंस करता हुआ पाया गया, कोई भी पेपर लीक करवाती हुई पाई गई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई भी चीटिंग करता हुआ पाया गया, इसमें कुछ भी माल प्रैक्टिस हुई, तो पनिशमेंट दी जाएगी, जेल तक हो जाएगी, 3 से 10 साल तक की जेल, एंड फाइन भरना पड़ेगा आपको। फाइन क्या कितने रुपए का होने वाला है यहाँ पे? 60 लाख टू 4 करोड़, 10 लाख टू 1 करोड़, 5 लाख टू 10 लाख, 20 लाख टू 2 करोड़, या फिर 50 लाख टू 3 करोड़। चलिए देखते हैं कितना फाइन लगेगा। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा। सो बेटर है पेपर लीक ना कराएं, सब में इंडल्ज ना हो, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस प्लान दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द LIC फॉर चिल्ड्रन। देखिए रिसेंटली हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि LIC है, शॉर्ट में जिसे LIC कहा जाता है, इसने बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए इंश्योरेंस प्लान जारी किया है, लॉन्च किया है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? ये 5 ऑप्शंस हमारे प्रोवाइडेड है। LIC राइजिंग किड प्लान 874, LIC स्मार्ट किड प्लान 874, LIC अमृत बाल प्लान 874, LIC यंग प्लान 874, LIC चिल्ड्रन मनी प्लान 874। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, LIC अमृत बाल प्लान 874। देखिए ये प्लान हमारा लॉन्च कर दिया गया था 7 फरवरी को। ये एक नॉन लिंक्ड या फिर इंडिविजुअल किड के लिए ये प्लान है, सेविंग्स अकाउंट इसमें खुलेगा बच्चे का, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका एम ये है कि जो भी हायर एजुकेशन हो फ्रेंड्स, या किसी और प्रकार की कोई फाइनेंशियल नीड हो बच्चे के लिए, तो इस केस में आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, अगर आपको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है आगे जाके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? रजनीश कुमार, गुलजार, दीपक मोहंती, जगत गुरु रामभद्राचार्य, या फिर बोथ BND? यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बोथ BND, ठीक है। मतलब 58th एडिशन का, 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड अभी हुआ है, उसके लिए किसे सिलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स? गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, ठीक है। अब देखिए मैं पहले आपको बता दूं, इस सवाल को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये सबसे ज्यादा पुराना, ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। इंडियन लिटरेचर का जो साहित्य रहा है, उसमें अभी तक का ही सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा ऊंची पदवी पे रखा गया अवार्ड है हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड नाम से जिसे जाना जाता है। और ये देखिए एनुअली प्रेजेंट किया जाता है, साल में एक बार, सालाना तौर पे प्रेजेंट किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। किसी भी ऑथर को, चाहे वो कोई भी लेखक हो, मतलब किसी भी लैंग्वेज का लेखक हो, किसी भी भाषा का लेखक हो, अगर उस लेखक ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी होती है लिटरेचर के लिए। क्लियर? इतना क्लियर? अब देखिए ये जो हमारा अवार्ड था, ये सबसे पहली बार 1944 में स्टेब्लिश किया गया था ये अवार्ड, और पहला अवार्ड हमारा 1965 में दिया गया था। किसे? जी शंकरा कुरूप, जी शंकरा कुरूप को। क्लियर? और इस अवार्ड में हमारा रिवॉर्ड दिया जाता है 11 लाख का, और स्टैचू दिया जाता है वाग्देवी का, वाग्देवी गॉडेस है, उनका स्टैचू भी दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड 11 लाख रुपए के साथ साथ। क्लियर है? और देखिए हमारा सन 2023 में 2 राइटर्स को ये अवार्ड मिला है, जो कि 2 अलग अलग लैंग्वेजेस के राइटर रहे हैं। राइटर के अलावा और भी ये कार्य करते हैं, मैं बताऊंगी आपको अभी। देखिए संस्कृत पहला अवार्ड तो है जिसमें नाम सिलेक्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है जगत गुरु जी को। जगत गुरु जी जो है संस्कृत स्कॉलर है, वहीं जो हमारे श्री गुलजार हैं, ये हमारे उर्दू राइटर। क्लियर? और ये हमारा 58th एडिशन है, ये सवाल में भी लिखा हुआ है। और ये जो अवार्डीज सिलेक्ट किए जाते हैं किसके
बिहाफ पे सिलेक्ट किए जाते हैं। ये एक कमेटी द्वारा सिलेक्शन होता है और ये कमेटी के हेड कौन है? उड़िया राइटर प्रतिभा राय, हेड ऑफ द कमेटी, जो सिलेक्ट करती, ज्ञानपीठ की जो कमेटी है जो कि सिलेक्ट करती है कि किससे अवार्ड देना है, अवार्डीज कौन रखे जाएंगे इस साल के, ठीक है। और अभी तक में ये सेकेंड टाइम हुआ है कि ये हमारा जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये संस्कृत को मिला है, मतलब ये जो जगत गुरु जी को मिला है ये दूसरे संस्कृत ओरिजिन के ऑथर हैं, लेखक हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, और 5वीं बार किसी उर्दू लिटरेचर की ओरिजिन वाले पर्सन को ये अवार्ड दिया जा रहा है। साल 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। इनसे पहले जो संस्कृत, सबसे पहली बार संस्कृत के किस पोएट को दिया गया था? संस्कृत पोएट थे सत्यव्रत शास्त्री, ठीक है। इन्हें सबसे पहला संस्कृत भाषा में अवार्ड ये दिया गया था, हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड। क्लियर? देखिए अब अगर हम बात कर ले हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में, तो ये कौन है? हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 1950 में, जौनपुर यूपी में। और ये फाउंडर हैं, इन्हें फाउंडर भी कहा जा सकता है, और ये हेड हैं तुलसी पीठ के, जो कि कहाँ पे है? चित्रकूट मध्य प्रदेश में है। ये बेसिकली एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर है, एजुकेटर भी हैं, ऑथर रहे हैं ये। 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं इन्होंने, अभी तक 100 से ज्यादा बुक्स के ऑथर रहे हैं। इन्हें इस अवार्ड से पहले भी पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है सन 2015 में, और ये तकरीबन 22 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है, इन्हें 22 लैंग्वेजेस पे अपनी प्रॉपर कमांड। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो हमारे सेकंड ऑथर रहे हैं, गुलजार, जिन्हें इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, गुलजार या फिर इनका पूरा नाम, जो रियल नाम आप कह सकते हैं, संपूर्ण सिंह कालरा, इनका जन्म हुआ था 1934 में, और ये अभी तक के फाइनेस्ट उर्दू पोएट हैं, और टॉप रेटेड रिकॉर्डर भी हैं, मतलब टॉप रेटेड डायरेक्टर जिसे आप कह सकते हैं। और ये बहुत फेमस राइटर हैं हिंदी सिनेमा के भी। अ नंबर ऑफ फील्ड्स ही इज फॉलोइंग, ठीक है। और इन्हें इस अवार्ड से पहले भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है उर्दू भाषा में ही 2002 में। और इस साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा भी ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन्हें रिसीव हो चुका है 2013 में। पद्म भूषण मिला है 2007 में, और एटलीस्ट 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स तो इन्हें मिल ही चुके हैं इनके काम के लिए, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स कम से कम। क्लियर? और इन्होंने एक इन्वेंशन की थी, इन्होंने एक नई जेनर लॉन्च की थी जिसे त्रिवेणी नाम दिया गया, और ये एक नॉन मुक्काफा पोयम होती है। नॉन मुक्काफा का मतलब क्या होता है? नॉन राइम्ड, मतलब इसकी कोई प्रॉपर राइमिंग नहीं होती है, और ये सिर्फ 3 लाइन्स की पोयम होती है। इस जॉनर को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? हमारे गुलजार जी के द्वारा। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। प्रणम Wahi has been appointed as an additional independent director of which bank for 4 years? प्रणम वाही एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिए गए हैं किस बैंक के? तो हमारे पास यहाँ 5 ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्या है। करेक्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक के एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया है किसे? प्रणम वाही को। देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एक्सिस बैंक के, उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट करी गई है, और ये 40 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं प्रणम वाही, बैंकिंग एक्सपीरियंस रखते हैं 40 साल का बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ेस हैं जिनकी वजह से हमारा एक्सिस बैंक अभी चर्चा में रहा है। पहली बात आती है कि एक्सिस बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है IRMA के साथ। IRMA क्या है? IRMA इज इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल
मैनेजमेंट आनंद, गुजरात में है ये। तो एक्सिस बैंक ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईआरएमए टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए साइन किया गया है। इसके अलावा हमारा एक्सिस बैंक ने 5 के साथ मिलके, मतलब एक्सिस बैंक ने 5 के संग पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है भारत का फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड, इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और एक और अपॉइंटमेंट की है एक्सिस बैंक ने एनएस विश्वनाथन को अपॉइंट किया है। ये एनएस विश्वनाथन जो है ये फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, और अब इससे इन्हें एक्सिस बैंक ने अपॉइंट कर लिया है एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। क्लियर? ये कौन है? ये फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर रहे हैं एनएस विश्वनाथन जी आरबीआई के, और अब इन्हें एक्सिस बैंक ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया है। और एक्सिस बैंक पूर्ण रूप से सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस के सारे ही एसेट्स को खरीद चुका है। मतलब सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस को पूर्ण रूप से खरीदा जा चुका है एक्सिस बैंक के द्वारा। 1993 में फाउंड हुआ था एक्सिस बैंक हमारा। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई महाराष्ट्र में। करंट सीईओ कौन है एक्सिस बैंक के? राकेश मखीजा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज women's badminton team has defeated which country to win the badminton Asia team championship title in Malaysia? सवाल हमसे पूछ रहा है कि इंडिया की जो विमेन बैडमिंटन टीम है हमारी, भारतीय विमेन महिला बैडमिंटन टीम हमारी हरा चुकी है किस कंट्री को? किस कंट्री को हरा के इसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के टाइटल को जीत लिया है? और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? मलेशिया में। तो नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर चाइना? हमारे रिचुअल पे आते हैं। पहले बात करते हैं इन 5 कंट्रीज के स्टैटिक पॉइंट्स की। देखिए नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है पियोंगयांग, ठीक है। यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? नॉर्थ कोरियन वॉन। भाषा बोली जाती है कोरियन। और सुप्रीम लीडर कौन है नॉर्थ कोरिया के? तो सुप्रीम लीडर कौन है नॉर्थ कोरिया के? उनका नाम है किम जोंग उन। नेक्स्ट हमारी बात आती है थाईलैंड की। थाईलैंड की हमारी कैपिटल है बैंकॉक। लैंग्वेज बोली जाती है थाई। करेंसी, इसके आगे आप थाई के आगे बैहट लिख दें तो ये करेंसी बन जाती है किसकी? थाईलैंड की। इट्स नॉट मलेशिया, इट्स थाईलैंड की बात हो रही है। देन पीएम कौन है? करेंट पीएम ऑफ थाईलैंड इन इज श्रेथा थविसन। क्लियर? देन आते हैं मलेशिया पे। मलेशिया जो है, मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआला लंपुर, या फिर सब पूरा नाम कह सकते हैं फेडरल टेरिटरी ऑफ कुआला लंपुर इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। मले लैंग्वेज बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। देन वी हैव इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जगर्ता। लैंग्वेज बोली जाती है इंडोनेशियन। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। इट्स रुपया, नॉट रुपया, इट्स रुपीहा, एच है। प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के करंट? जोको विडोडा। क्लियर? जब हमारे पास आता है चाइना, चाइना की कैपिटल है हमारी बीजिंग। लैंग्वेज बोली जाती है मैंड्रिन। ये अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं बट दोबारा बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कैपिटल बता चुकी मैं आपको, लैंग्वेज बता चुकी मैंड्रिन। करेंसी चाइनीज युआन। और जो प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऑफिस होल्डर हैं, हिज नेम इज ली क्वांग। चलिए आते हैं अपने सवाल में वापस। क्लियर है इतना आप सभी के लिए? हमारा सवाल हमसे पूछ रहा था कि भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने हरा दिया है किस कंट्री को, और उसे हरा के बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के टाइटल को जीत चुकी है। और ये कहाँ पे, किस मैच की बात हो रही है? जो कि अभी रिसेंट मलेशिया में मैच हुआ था। पहले करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कि थाईलैंड को हराया है हमारी इंडिया विमेन्स बैडमिंटन टीम ने।
देखिए, मलेशिया की किस जगह पे हुआ था? ये ना मलेशिया में ये हमारी चैंपियनशिप हुई थी। मलेशिया के सिलंगौर में हुई थी ये चैंपियनशिप अभी। और अभी तक की ये भारत की ऐसी जीत है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। अविस्मरणीय जीत है। क्यों? क्योंकि पहली बार भारत की फीमेल टीम जीती है इस बैडमिंटन लीग में। क्लियर? और ये जो हमारी भारतीय टीम थी इस बार, इसकी लीड कौन कर रहा था? इट वॉज लेड बाय पीवी संधू एंड अनमोल हर्ब। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़िए। नेक्स्ट वी हैव वेयर हैज द इंडस एक्स समिट स्टार्टेड रिसेंटली। इंडस एक्स नाम की एक समिट कौन सी, इन पांचों में से कौन सी जगह स्टार्ट हुई है रिसेंटली? शिकागो, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई या फिर पेरिस? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इंडस एक्स होता क्या है। तो ये देखिए, एक प्रकार की ज्वाइंट एफर्ट होता है, कोलैबोरेटिव तरीके से मिलके ये एफर्ट किया जाता है। इंडिया और यूएसए की जो हमारी डिफेंस टीम्स हैं, डिफेंस आर्मीज हैं, डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं, इनके कोलैबोरेशन से, इन दोनों के द्वारा मिलके ये एक जॉइंट एफर्ट है जिसके द्वारा जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें नई नई इनोवेशंस कैसे लाई जा सके, इस पे चर्चा की जाती है, इसमें नई इनोवेशंस को लाया जाता है। और न्यू दिल्ली में हमारी ये समिट होगी जो कि फरवरी 20 से 21 में चलेगी। 2 दिवसीय समिट हमारी रहती है फ्रेंड्स, ये इंडस एक्स समिट। और हमारी इंडस एक्स समिट में आपको बता चुकी, इंडिया यूएस की डिफेंस एसोसिएशन को बताती है। ये कब लॉन्च हुई थी? ये समिट हमारी स्टेट विजिट के दौरान लॉन्च की गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स गए थे, तो उनकी जो विजिट हुई थी उस विजिट के दौरान उन्होंने 2023 जून में लॉन्च की थी ये इंडस एक्स समिट। क्लियर है इतना? चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। सो न्यू दिल्ली में आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारी न्यू दिल्ली में होगी 20 से 21 फरवरी। ठीक, देखिए कुछ और अदर समिट्स या फिर ट्रेड फेयर्स आप कह सकते हैं हाल ही में हुई है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी हाल में ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हुई है। क्या? ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हुई है हाल ही में। और ये कब हुई है? 19 से 20 फरवरी न्यू दिल्ली में हुई है। और ये किसके कोलेबोरेशन से हुई है? जो हमारी एलसीएआर और सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन है झांसी का, इन दोनों के कोलेबोरेशन से कंडक्ट कराई गई है हमारी ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर, जो कि 19 से 20 फरवरी न्यू दिल्ली में चली है। इस ट्रेड फेयर में 22 कंट्रीज आई थी, 22 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें इंडिया को मिला के अदर फॉरेन पार्टिसिपेंट्स भी थे, और इन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए थे। और इसका थीम क्या था इस बार? इस ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर का थीम था हमारा नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। क्लियर? देखिए, ये तो बात हो गई हमारी ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर की। इसके अलावा एक और फेस्टिवल अभी हाल ही में हुआ था जिसका नाम है खजुराहो खजुराहो फेस्टिवल। ये हमारा 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। ये खजुराहो मध्य प्रदेश में होगा। 25 फरवरी तक चलेगा हमारा ये फेस्टिवल। और ये 50th ईयर है, पिछले 50 सालों से, पिछले 49 ईयर से ही हो रहा है। ये साल 2024 50th टाइम ये हमारा खजुराहो फेस्टिवल इनॉग्रेट कर किया जाने वाला है। और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? हमारे मध्य प्रदेश के जो करंट सीएम है, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। और खजुराहो जो है फ्रेंड्स, खजुराहो की स्पेशलिटी मैं आपको बता दूं, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारा मध्य प्रदेश का। ठीक है? और यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस एंशियंट टेम्पल्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे बहुत फाइन आर्ट, आपको वर्ल्ड की फाइनेस्ट आर्ट देखने को मिलेगी। और ये जो टेम्पल्स हैं हमारे चंदेला चंदेलास द्वारा बिल्ड किए गए थे, चंदेलास द्वारा बनाए गए थे। ठीक है? इट्स अबाउट हिस्ट्री। इसके अलावा टॉप फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, ये हमारा वन ऑफ द टॉप फेस्टिवल है इंडिया का, बहुत फेमस फेस्टिवल है इंडिया का। और ये किस चीज पे फेमस क्यों है और किस चीज फोकस करता है? ये इंडिया की जो क्लासिकल डांस स्टाइल्स है उस पे फोकस करता है। क्या? हमारा खजुराहो फेस्टिवल, इसका पूरा नाम है खजुराहो डांस फेस्टिवल। इसके अलावा एक और फेस्टिवल होता है जो कि हाल ही में हुआ है, बनाना फेस्टिवल।
नाम बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने में और इजी भी है टू लर्न। बनाना फेस्टिवल ये भी हमारा खजुराहो की तरह 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, पर इसकी जगह अलग है। ये हुआ है हमारा बुरहानपुर। बुरहानपुर सिटी है हमारी मध्य प्रदेश की। ये फेस्टिवल यहाँ पे हुआ है और ये हमारे बनाना की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सेंट्रल इंडिया में बनाना की प्रोडक्शन के लिए फेमस है हमारी बुरहानपुर सिटी। इस बुरहानपुर सिटी में ये 2 दिवसीय फेस्टिवल हमारा ये मनाया जाता है। और इसका थीम क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट। इस थीम के अंडर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा बुरहानपुर है, यहाँ पे टोटल कितना बनाना कल्टीवेट होता है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 23,650 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है बुरहानपुर का, 23,650 हेक्टेयर, इतना ज्यादा जो लैंड है बुरहानपुर का, इस पे सिर्फ बनाना ही कल्टीवेट किया जाता है। और अस्सी हजार तकरीबन 80,325 किसान इंगेज रहते हैं इसी बनाना प्रोडक्शन में, इसी बनाना को कल्टीवेट करने के काम में। और कितना बनाना, कितना केला प्रोड्यूस किया जाता है? 16 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ बनाना प्रोड्यूस होता है बुरहानपुर में। सच है, ह्यूज अमाउंट। क्लियर है इतना? चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। देखिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको ये पहले इसलिए समझा दिया और यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में दिखा दिया कि यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। और वहां पे समझाने का ये वजह थी कि हम ऑलरेडी फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे थे। खजुराहो की डेट भी सेम थी, हमारी बनाना फेस्टिवल की डेट भी सेम थी, तो आपके लिए पढ़ना ईजी रहेगा। चलिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हमारा मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, मध्य प्रदेश खजुराहो से आप समझ सकते हैं, खजुराहो एक स्पेशल, बहुत ज्यादा पॉपुलर जगह है मध्य प्रदेश। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली लॉन्च्ड प्राइवेट मून लैंडर ओडिशियस इज रिलेटेड टू। हाल ही में अभी एक प्राइवेट मून लैंडर लॉन्च किया है जिसे किस नाम से जाना जाता है? ओडेशियस। ये किस कंट्री से रिलेटेड है? इजराइल, यूएई, यूएसए, जापान, फ्रांस। तो देखते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका। करेक्ट ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है हमारा प्राइवेट मून लैंडर ओडेशियस। ठीक है, अब ये हमारा यूएसए की स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मतलब इस रॉकेट के इस्तेमाल से हमारा प्राइवेट मून लैंडर ओडेशियस लॉन्च किया है। क्या रॉकेट का नेम? स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। क्लियर? और ये किस कंपनी के निर्देशन में लॉन्च हुआ है? हॉस्टन बेस्ड कंपनी है, इसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। और ये रॉकेट का क्या काम है? मतलब ये जो हमारा प्राइवेट मून लैंडर है, इसका क्या नाम है? पार्डन फॉर सेइंग रॉकेट। इस प्राइवेट मून लैंडर ओडिशियस का काम है फ्रेंड्स कि ये कैप्चर करेगा इमेजेस को फाइनल फ्रंट लाइन से, फ्रंट टायर से इमेजेस कैप्चर करेगा ये, और हमारे हम तक सैटेलाइट द्वारा ये इमेजेस पहुंचाएगा। और ये किस प्रकार की इमेजेस कैप्चर करेगा? IM-1 मिशन इमेजेस कैप्चर की जाएंगी और ये इमेजेस हाल ही में ट्रांसमिट भी कर दी गई हैं। फरवरी 16 को इस प्राइवेट मून लैंडर ओडिशियस द्वारा IM-1 मिशन इमेजेस ट्रांसमिट हो चुकी हैं अर्थ की तरफ। और ये ओडिशियस को एक और नाम से जाना जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, नोवा सी लैंडर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो हमारा प्राइवेट मून लैंडर मिशन है, ये अभी तक का पहला प्राइवेट मून लैंडर मिशन है। क्लियर? और ये हमारा लास्ट मंथ लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स। ये किसके द्वारा बनाया गया है? पिट्सबर्ग बेस्ड कंपनी है हमारी, एस्ट्रोबॉटिक कंपनी है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है मिशन हमारा। लेकिन इसमें एक कमी रह गई, आप कह सकते हैं कि ये हमारा प्राइवेट मून लैंडर ओडिशियस जो है मून तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूल लीक हो गया था, जिसके कारणवश जनवरी 18 को जो इसके ऑपरेटर्स थे, जो इसके कंट्रोलर्स थे, उन्होंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया अर्थ की एटमॉस्फेयर में। क्लियर है इतना? फिर सो लाइक आई ऑलवेज से फ्रेंड्स,
आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको सारे ही की पॉइंट्स आप तक प्रॉपरली पहुंच सकें, आप प्रॉपरली समझ सकें। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं हर एक पॉइंट नोट डाउन करती हूँ, हर एक पॉइंट आपको समझाती हूँ जहां से करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। एंड मैं डेली बेसिस पे आपके लिए जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा टॉप करंट अफेयर्स हैं, टॉप का मतलब फ्रेंड यहाँ पे ये होता है बेसिकली कि जिसमें से हमारे बैंकिंग ओरिजिन के मैक्सिमम क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, वो करंट अफेयर्स आप तक डेली बेसिस पर लेकर आती हूँ। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, नेक्स्ट इनिशिएटिव इज योर्स कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मोटिवेटेड रहिए, राइट डायरेक्शन में वर्क करते रहिए, और प्लीज कभी भी ये मत सोचिए कि कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो या कोई भी अदर लेवल हायर एग्जाम हो, एनी काइंड ऑफ एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो सकता, ये थिंकिंग कभी मत लाइएगा। एवरीवन कैन टिल टाइम ही और शी इज डूइंग देयर लेवल बेस्ट। अपना लेवल बेस्ट दीजिए। अगर ऑप्शन ए नहीं आपके लिए बना है, देन यू विल डेफिनेटली बी अचीविंग ऑप्शन बी, और वो ऑप्शन भी आपके लिए और ज्यादा एडवांटेजियस होगा। ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आज मैं शायद कहना भूल गई कि नई आशाओं नई उम्मीदों के संग हम डेली यहाँ मिलते हैं, मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एंड शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी एडवांटेज ले सकें इन करंट अफेयर्स का। एंड साइनिंग ऑफ प्रज्ञा दिस साइड। कल मिलेंगे विद सेम पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू यू।